स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज ओपन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे CO2 रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि R744 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है कि अभी हम लोग इतना रेफ्रिजरेंट के पीछे हुलुलु कर रहे हैं, तो फिर से क्यों चेंज करना है। तो बात ये समझिए कि हमें और रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। ये सीधा बात क्लियर हो जाए। यानी एक टाइम पे था कि 100 टन का एसी महीना में बिकता था, अभी 100 टन का पर घंटे बिक रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा दुनिया को रिक्वायरमेंट जो है रेफ्रिजरेशन का भागते जा रहा है, और ये होगा ही क्योंकि सिस्टम ओवरहीट हो रहा है। यानी कि पूरा प्लानट ही अगर हीट होते जा रहा है तो रेफ्रिजरेशन का रिक्वायरमेंट भागता चला जाएगा। तो हम लोग को चाहिए कुछ ऐसा जो पेनल्टी ना दे। जैसे कि हम लोग जब फ्रीऑन वाले सिस्टम में कूदे थे, पेनल्टी था कि ओजोन में ही छेद कर दे रहा था, तो वैसा पेनल्टी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे समझिए कि तो हमारा लिस्ट है, कोई भी चीज़ अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फ्रीऑन में हम लोग कूदे क्यों थे? कूदे इसलिए था कि फ्रीऑन में बहुत सारी चीज़ मैच कर रहा था। जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ था उसका, वो टॉक्सिक नहीं था, फ्लेमेबल नहीं था। टॉक्सिक वो हो जाता अगर उसमें आग लगाए, तो जनरली वो टॉक्सिक नहीं होता। लेकिन ये इसके केसेस में हम लोग अब कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो कि फ्लेमेबल ना हो और टॉक्सिक नहीं हो। जैसे अमोनिया टॉक्सिक भी है, फ्लेमेबल भी है। वहीं पे अगर आप प्रोपेन या ब्यूटेन लेते हैं, वो टॉक्सिक नहीं है लेकिन फ्लेमेबल है। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो फ्लेमेबल और टॉक्सिक ना हो। दूसरा, इट शुड नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से इसका कोई लेना देना ना हो। यानी कि इसीलिए हम लोग नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि नेचर को पता है कि उसे कैसे हैंडल करते हैं। अमोनिया में टेंशन नहीं है, क्योंकि नेचर को पता है अमोनिया कैसे बनाना है, कैसे उसे डाइजेस्ट करता है, उसका लोड नहीं लेता है वो। तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा चाहिए जो उसको यूज़ करो ना, कि अगर लीक भी हो जाए एटमॉस्फेयर में, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, लोड ही नहीं लेना है। तो वही समझिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो ओजोन का हो यानी O3 का नेगेटिव इफेक्ट हो, या ग्रीन हाउस का इफेक्ट हो, वो सब नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे ग्रीन हाउस क्या उतना रेफ्रिजरेशन गैस यूज़ होता है? नहीं, उतना नहीं यूज़ होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे रेफ्रिजरेंट, उसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि हम लोग का ग्रीन हाउस इसलिए हो रहा है कि CO2 दबा के डाल रहे हैं। अब प्रॉब्लम है कि CO2 तो है, वो प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरा एक सबसे बड़ा समस्या बन जाता है कि अगर मीथेन रिलीज हो रहा है, मीथेन 20 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस पोटेंशियल रखता है कंपेयर टू CO2। तो CO2 बेस है, CO2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई चीज़ को। बहुत सारे रेफ्रिजरेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें वो ज़्यादा था। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो एनवायरनमेंट से उसका कोई लेना देना ही नहीं हो सर, वो प्लानट का थर्मल इक्विलिब्रियम ना बिगाड़े। तो आपका ओजोन और ग्रीन हाउस दोनों से कोई लेना देना नहीं हो। उस ये हम लोग कोर तौर पे फोकस है। और यहाँ पे समझिए कि इसका अबरी बार पब्लिक को ऐसा जगह ले जाना जहाँ पे धोखा ना हो। जैसे कि जब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन साइन किया गया था, जिसमें सारे फ्री ऑन बेस्ड सिस्टम, बेसिकली ओजोन छेदने वाले गैसेस को बंद किया गया, तो वहाँ पे थोड़ा धांधली हो गया। धांधली हुआ कि जो पेटेंट्स बना के नई टेक्नोलॉजी निकाली गई थी, तो अमेरिका और यूरोप थोड़ा समझ लीजिए, उसमें खासतौर पर कंपनी बोली जाती थी 3M कंपनी। अब मतलब इसका जो पॉलिटिक्स है वो लोग जाने। वो हुआ ये कि वो लोग बोले कि ठीक है हमारे पास लो, हमारे पास पेटेंट है। अब रहा बात की बैन करने का, अब कर दिया, रिप्लेसमेंट सिर्फ इनके पास है, सबको इन्हीं का साइन करना पड़ा। और इन्फोर्स करने के लिए, जैसे अगर आप ऐसा कर देते हो कि नहीं सारे देश लोग ये करें, तो सारे देश हाथ खड़ा कर दे रहे हम आपसे क्यों खरीदेंगे। तो वहां पे उसको इन्फोर्स करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस पर हाथ डाल दिया कि ठीक है जो लोग हमारे से गैस नहीं खरीदेंगे या धांधली करेंगे, उन्हें हम मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिससे फर्क पड़ता है, अच्छे अच्छे देश का बैंड बच जाएगा अगर उससे निकाल दिया जाए, तो उसको हटा देंगे। तो इसीलिए इंडिया को लेना पड़ा, बहुत सारे देशों के साथ हुआ, और प्रॉफिट उन लोग को मिल गया। तो वैसा दोबारा ना हो, तो दोबारा जो भी चीज़ करना वो चीप हो, यानी कि लोड नहीं ले, और नेचुरल है तो उसमें पेटेंट नहीं होता है। और इसका समझिए ताकि सब लोग यूज़ करें। कई बहुत सारे देश इकोनॉमिक का रीज़न दे के बोले कि ठीक है आप कर दो, हम अपडेट कर देते, लेकिन कोई नया खरीद नहीं रहा है, पैसा नहीं है, इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो वो सब समस्या दोबारा ना हो, मतलब हम लोगों ने जो गलती किया था उससे सीख के समझ के आगे बढ़ रहे हैं कि बम बम ठंडा कर सकें और लोग अफोर्ड कर सकें। एटलीस्ट रेफ्रिजरेशन के नाम पे नहीं हो कि इस पे ये रूल है, वो है, हर सही है, दीर्घई है, ये पेटेंट है, वो सब ना हो। तो ये सब रिक्वायरमेंट है। तो अब आते हैं हम लोग R744 पे। तो R744 जो है ये हमें पहले से पता था, टाइम टेस्टेड है, ये 1860 से लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसा उस टाइम एडवर्टीजमेंट बनता था। तो समझना बहुत पहले से, अब बोले 1860 से अगर कूद रहे हैं तो इसको छोड़े क्यों। बात ये था कि इसमें प्रेशर का रिक्वायरमेंट पागल जैसा है, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा खाता है। अगर एक अच्छा प्रोपेलेंट को लेते, ये प्रोपेलेंट बोल रहा हूँ, रेफ्रिजरेंट को लेते हैं, जैसे कि प्रोपेन बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। तो वो 12 बार यानी कि 174 PSI, जो कि आपका नॉर्मल एयर कंप्रेसर भी उससे ज़्यादा चला जाता है, और रेफ्रिजरेटर वाले ढंग वाले 200 PSI आराम से हैंडल करते हैं। लोड लेना ही नहीं है, मतलब सस्ता है, सस्ते में निपट जाएगा, वो आराम से काम करता है बल्ले बल्ले।
और रहा बात की अगर वो बल्ले बल्ले तो क्यों नहीं, उसमें फ्लैमेबिलिटी का रिस्क है। हम लोग फ्लैमेबिलिटी से बहुत भागते हैं। टॉक्सिक नहीं है लेकिन फ्लैमेबल है, तो फ्लैमेबल नहीं चाहते हैं। तो अब रहा बात, ठीक है CO2 में आ जाते हैं। CO2 में दिक्कत है कि वो थोड़ा बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 130 बार्स। यहाँ 130 PSI तक में भी आप काम चला सकते हो, 130 बार पे हो जाएगा, और वो ट्रांसलेट होता है 1900 PSI। बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब कि ये जो प्रेशर है ये इतना ज़्यादा है कि जो कंप्रेसर्स बनाया जाता है, मतलब टैंक के साइज़ के, मतलब होता था हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, मतलब कि एकदम देख रहे हैं अथाह मजबूत मटेरियल लगता था। इसीलिए लोग इसको पढ़े, मतलब मैथमेटिक्स साइंस सब सॉर्टेड था। बस इंजीनियरिंग वहाँ नहीं थी कि भैया हम आपको 1900 PSI रिलायबली दे सके। अगर आपको करना ही है तो कर सकते थे, लेकिन फचांग बन जाता था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात, क्या CO2 100% सेफ है? नहीं, लेकिन बाकी सबसे बेटर है। जैसे कि इसमें दो रिस्क आता है। सबसे पहला रिस्क आता है एक्सफिशिएशन रिस्क, यानी कि अगर CO2 आपके जहाँ लीक कर रहा है, आप सो रहे हैं, तो CO2 अगर एक कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर हो जाएगा, आप उठ नहीं पाइए, उठ जाइएगा। जैसे कि 12 से 15% के आसपास में आपका बॉडी टैं हो जाता है, तो पर कॉन्सेंट्रेशन में भले आप जिंदा रह सकते हो टेक्निकली, लेकिन बात है हमारा बॉडी फ्रीक आउट करने लगता है मेटाबोलॉजिकली। वो जो लोग डॉक्टर हैं वो बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बट एक्चुअली उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बट बात है कि बॉडी फ्रीक आउट कर रहा है, तो वो सबको कम है। अब तो एक्सफिशिएशन रिस्क, यानी कि इंडोर इन्वायरमेंट में पूरा लीक कर गया और बहुत ज़्यादा CO2 लीक किया, खतरनाक है। जनरली रेफ्रिजरेशन में उतना यूज नहीं होता, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें। दूसरा, हाई प्रेशर रिस्क, यानी कि जो आप प्रेशर की बात कर रहे हो वो पाइप तो बूम हो सकता है ना, वो एक समस्या है। अब रहा बात, क्या ये दोनों समस्या जेन्युइन है? हाँ भी और नहीं भी। मतलब अगर आप खराब डिज़ाइन सिस्टम है तो हर चीज़ खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर आपका HVAC सिस्टम है वो ढंग से बनाया गया होगा तो उसमें आउटडोर एयर इंजेक्ट कर रहे होंगे, तो CO2 का पॉइजनिंग नहीं होगा। और वो CO2 है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो डेंजरस वाला नहीं है, तो वो टेंशन नहीं है। दूसरा, हाई प्रेशर। अगर आपको 130 बार हाई लग रहा है, जो कि बात सही हो, काफ़ी हाई है, आपका CNG बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, मेरे तो सस्ते सस्ते ऑटो में डाल देते हैं 300 बार्स, और जो लोग हाइड्रोजन फूकते हैं वो बोलते हैं 600 बार्स, तो वो उतना बड़ा बात भी नहीं है। हाँ, बस आपका वो जो नॉर्मल ब्रास और कॉपर ट्यूब है वो सबको त्यागना पड़ेगा, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त स्टील में आना पड़ेगा, या कॉपर का एक दो एलॉय है जो काफ़ी मोटा है, काफ़ी भरपुष्ट है, काफ़ी महंगा है, वो संभाल पाएगा, बाकी चीज़ नहीं संभाल पाएंगे। तो वही समझिए। और इसका सबसे बढ़िया बात, वन ऑफ द सेफेस्ट रेफ्रिजरेंट है बाकी सारे रिगार्ड में, क्योंकि जैसे प्रोपेन बेस्ट है, लेकिन ये है आपका काफ़ी फ्लैमेबल है। अमोनिया दादाजी है, फ्लैमेबल भी है, ऊपर से टॉक्सिक भी है। तो हम लोग कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें ये सब ध्यान लेना। तो इसका GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन डिप्लीशन जो है वो दोनों जीरो माना जाता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग 1 है, ओजोन डिप्लीशन 0 है, तो वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि नेचुरल है, नेचर को पता है इसे कैसे करना है वो करना है। और दूसरा ये, इसमें फायर रिस्क नहीं है। ये वन बोल रहे हैं इसे आग बुताया जाता है, यानी कि आपका आग लग गया किचन में और रेफ्रिजरेटर में CO2 था वो फूट गया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली चांसेस कम है कि उतना रहे, लेकिन CO2 से टेंशन नहीं है। CO2 और आग से कोई टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये हो गया R744, तो वन ऑफ दी सेफेस्ट। मतलब कि एक्सफिशिएशन रिस्क है और हाई प्रेशर रिस्क है। हाई प्रेशर रिस्क को हटा दीजिए, क्योंकि वो अगर हो रहा है तो यानी आप इंजीनियरिंग ठीक से नहीं किया। लीक होता है तो एक्सफिशिएशन का रिस्क जरूर है। वो वही बोल रहे हैं, अगर आपका HVAC सिस्टम अच्छा है तो आपको ये सब टेंशन नहीं लेना है, यानी कि जनरली किसी भी केसेस में आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं इसका साइकिल के बारे में। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो नॉर्मल वेपर सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अमोनिया थोड़ा फचांग हो जाता है, वही चीज़ है, बस बहुत सारी प्लम्बिंग लगती है। CO2 अलग लेवल पे है। CO2 आपके सारे बाल झाड़ देगा। तो CO2 के बारे में आपको 2-3 चीज़ समझना पड़ेगा। पहला, CO2 जो है, आप लोग पढ़े होंगे स्कूल में कि CO2 लिक्विड क्यों नहीं होता, प्रेशर नहीं है। तो अगर आप 32 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं और दबा के प्रेशर डालते हैं, यानी कि 74 बार्स, 1 बार का मतलब होता है 15 PSI, तो 1070 PSI जाते हैं, यानी कि 1070 PSI पे आप जाते हैं तो वो सुपर क्रिटिकल रीच करेगा। अब यहाँ मतलब क्या होता है सुपर क्रिटिकल का मतलब कि ना तो वो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है। वो बेसिकली लिक्विड और गैस की शादी हो गई है जबरदस्ती की। उसको अगर आप कांच में देखें आपको समझ में नहीं आएगा लिक्विड कहाँ है गैस कहाँ है, वो मिक्स रहता है, सुपर क्रिटिकल जिसे कहते हैं। और ये स्टेबल स्टेट नहीं है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा पूरा हाई प्रेशर गैस बन सकता है, टेम्परेचर थोड़ा सा घटेगा पूरा लिक्विड हो सकता है, स्टेबल स्टेट नहीं है। अब रहा बात कि CO2 के साथ स्टेट चेंज करना, यानी इसका फेस चेंज करना बहुत मुश्किल है। यानी कि जैसे आप रेफ्रिजरेंट लेते हो तो करते क्या है, रेफ्रिजरेंट लिए, दबा के कंप्रेस किए, वो गर्म हो गया, हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर है, उसे कंडेंसर में ले जाते हैं। कंडेंसर में क्या होता है, गर्मी बाहर निकल जाता है, पंखा आप चला रहे, गर्मी बाहर निकल जाता है, तो वो कंडेंस हो जाता है, वो लिक्विड बन जाता है और मतलब टेम्परेचर भी लिक्विड, मतलब गैस घुसा था, फेस चेंज हो गया, लिक्विड हो गया। ये फेस चेंज रेफ्रिजरेशन है। CO2 उतना आसानी से बात नहीं मानता है, CO2 आपका नहीं कंडेंस होगा। इसलिए जब भी CO2 का डायग्राम
डायग्राम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंडेंसर लिखा होगा या तो गैस कूलर लिखा होगा या कंडेंसर स्लैश गैस कूलर, क्योंकि लोग को कंफ्यूजन होता है कंडेंसर को हम लोग गैस कूलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें गैस घुसता है और गैस निकलता है। कंडेंसर का मतलब है कि उसमें गैस घुसेगा लिक्विड निकलेगा, ऐसा नहीं होता है CO2 में। और CO2 का ये सबसे बड़ा फायदा है कि CO2 इतना हाई प्रेशर के बारे में बात कर रहे हो, और CO2 का डायग्राम जो है, फेज डायग्राम जो है वो मतलब ये वाला जो हुलुलुलु है इंट्रोपी डायग्राम, उसमें फायदा ये होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाता है, यानी कि आपका कंप्रेसर उसको 130 डिग्री C तक ले जा सकता है। यानी कि वो आराम से इंडिया का अथाह गर्मी में मतलब राजस्थान का अथाह गर्मी में, यानी 60 डिग्री सेल्सियस आउटडोर टेम्परेचर है, वो तभी बोलेगा अरे ठंडा हो यार, चिल करो, काहे लूट ले रहे हो। जबकि आप लोग देखते होंगे आजकल एसी सब कर रहे हैं कि 50, पहले कुछ साल तक था 50 डिग्री सेल्सियस एसी संभाल सकता है, अब उसको कहना पड़ रहा है 55। सारे रेफ्रिजरेंट रोने लग जाते हैं। CO2 टेंशन ना लो जी, 100 डिग्री सेल्सियस तक हम संभाल लेंगे। बट टू बी फेयर, अगर 100 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे पास एसी का टेंशन नहीं है। तो वही समझिए, ये इसका सबसे बढ़िया फायदा होता है कि हाई टेम्परेचर में वो संभाल पाता है, गर्मी डंप कर पाता है। तो आप बोलेंगे ठीक है, उसने गर्मी डंप कर दिया, आपने सुपर क्रिटिकल हाई टेम्परेचर गैस डाला, मतलब सुपर लिक्विड डाला, वो सुपर लिक्विड ठंडा हो गया और अभी भी वो सुपर लिक्विड ही है, वो लिक्विड नहीं बना है। वो अब आता है हाई प्रेशर कंट्रोल वाल्व में, जैसे कि नॉर्मल वाल्व होता है। अब उसे हम लोग डालते हैं एक टंकी में, जिसे कहते हैं फ्लैश टैंक। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे हवा को कैसे लिक्विफाई करते हैं, पहले उसे कंप्रेस करते हैं, फिर उससे गर्मी निकालते हैं, गैस कूलर गर्मी निकालते हैं, फिर उसे एक बड़ा चेंबर में खोल देते हैं। वो एक्सपेंशन के कारण तुरंत प्रेशर ड्रॉप होता है, लिक्विफाई हो जाता है। एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है यहाँ पे। और ये आपका रेफ्रिजरेशन में नहीं हो रहा है, ये ऐसा यही चीज आपका अंदर में इवेपोरेटर में होता है, लेकिन CO2 में उसको एक स्टेप पहले ही करना पड़ता है। तो वो फ्लैश टैंक में होता है। फ्लैश टैंक में दो आउटपुट निकलेगा। पहला आपका गैस निकल जाएगा बहुत सारा, क्योंकि सारा का सारा गैस कंडेंस नहीं होगा। CO2 बहुत नौटंक करता है, नहीं कंडेंस होगा, नहीं हम नहीं कंडेंस होगा, ठंडा हो जाएगा लेकिन कंडेंस नहीं होगा। लेकिन जो कंडेंस हो गया वो आपका बल्ले बल्ले, ठीक है, वो कंडेंस हो गया। अब उसे आप ले जाओगे एक सेक्शन में। तो सेक्शन जनरली दो बांटा जाता है। ये जनरली बड़े सिस्टम का दिखा रहा हूं, जैसे कि मॉल सब में। तो आपका कंडेंसर से निकला, वो हाई प्रेशर में है लेकिन लो टेम्परेचर में है, वो आया एक्सपैंड किया, उसमें से गैस निकल गया, गैस को आपने सीधे बाईपास कर दिया। फ्लैश गैस बाईपास वाल्व जिसे कहते हैं, वो बाईपास करके वो चला गया कंप्रेसर में, वो अपना साइकिल होता रहेगा। अब जो लिक्विड बना है वो लिक्विड दो सर्किट में जाएगा। पहला सर्किट होगा जो लो टेम्परेचर, यानी कि जैसे जहाँ पे आप फ्रीजर रखें, वो सबको ठंडा करेगा। और उससे जो गैस निकल रहा है वो अभी भी मतलब वो समझ लीजिए -30 में एंट्री किया था, वो -10 में आउटपुट करेगा। वो काफ़ी गर्मी खाए लेकिन अभी भी जगह बचा हुआ है, तो उसे ले जाके उसे हीट एक्सचेंजर में डाल देते हैं फ्लैश टैंक के अंदर, ताकि इफिशिएंसी और बढ़ सके, क्योंकि अभी भी उसमें जगह बचा हुआ है, अभी भी उसमें एनर्जी खाने का ताकत है। तो उसको ठंडा करते हैं ताकि और फ्लैश गैस कंडेंस हो। तो वो करता है, अब वो निकलता है आपका दूसरे कंप्रेसर में, जिसे हम लोग कहते हैं लो टेम्परेचर सब क्रिटिकल कंप्रेसर। ये कंप्रेसर वापस भेज देता है इसको मीडियम टेम्परेचर ट्रांस क्रिटिकल कंप्रेसर के पास। और फिर इससे दूसरा एक पाइपिंग निकलता है जो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में, जो मीडियम टेम्परेचर डिस्प्ले केस। ये आपका नॉर्मल AC वाला भी हो सकता है, यानी कि एयर कंडेंसर के लिए आपको ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए। तो वहाँ पे मतलब पूरा टेम्प नीचे नहीं करते, वहाँ फ्लो बढ़ाए रखते हैं, तो वो निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फचांग दो बार करना पड़ा। पहला एक कंप्रेसर स्टेज है, दूसरा कंप्रेसर स्टेज है, और कंडेंसर में लिक्विड नहीं बना, इसीलिए वो गैस कूलर बोलते हैं। तो गैस जो ठंडा हाई प्रेशर गैस है वो जा रहा है आपका फ्लैश टैंक में। फ्लैश टैंक में आप लिक्विड निकाल रहे हो, वो लिक्विड को दो रास्ते पे डाल रहे हो। एक रास्ता में वो आपका हवा ठंडा कर रहा है, एक रास्ता में फ्रीजर ठंडा कर रहा है। और फिर उसको जो फ्रीजर वाला है उसमें अभी भी कैपेसिटी बची हुई है, तो उसे आप वापस डालते हो फ्लैश टैंक में, ताकि वो और ऑप्टिमाइज कर, मतलब एक फीडबैक लूप बना रहे हो ताकि और ऑप्टिमाइज हो जाए। वो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, फिर उसको एक लो टेम्परेचर क्रिटिकल कंप्रेसर डालते हैं। इसको अगर डायरेक्ट यही स्टेज कंप्रेसर में डाल देंगे, वो सारे कंप्रेसर बोल जाएंगे भैया क्या कर रहे हो। तो इसीलिए पहले से थोड़ा प्री बूस्ट करते हैं, ये प्री बूस्ट करके डाल दिया जाता है ताकि वो आराम से काम कर सके। तो ये बोले CO2 बहुत फचांग करता है। अब रहा बात कि आप देख रहे होंगे कि इसमें लिक्विड उतना अच्छा से नहीं हो रहा जितना हम लोग को नॉर्मल रेफ्रिजरेशन इतना फचांग नहीं लगता है। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसमें सबसे बड़ा पहले आपको बता दें कि गर्म माहौल में ये संभाल पाता है। ये गैस कूलर काम करेगा आपका बहुत हाई टेम्परेचर में भी, यानी कि बाहर राजस्थान का एकदम अथाह गर्मी है तो भी ये ठंडा कर लेगा, तो वो फायदा हो जाता है। दूसरा, CO2 का वेपर डेंसिटी बहुत हाई होता है, यानी कि ये सब में जो वेपर जा रहा है वो बहुत हाई डेंसिटी है, यानी कि कितना गर्मी वो सोखेगा वो ज़्यादा होता है। सेम पाइप का डायमीटर होगा, ये काफ़ी गर्मी सोख लेगा। जैसे मैंने आपको बताया था अमोनिया काफ़ी ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है, लेकिन वेपर एब्सॉर्प्शन बहुत हाई है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी खा पाता है। और मल्टीपल स्टेज और कंप्रेसर लगाना पड़ता है, ताकि नहीं तो ये ऑप्टिमम नहीं होगा। इसीलिए आपको इस तरह का ऊट पटांग डायग्राम मिलेगा कि मतलब एक सीधा स्क्वायर नहीं मिलेगा, स्क्वायर होगा उसमें से एक लाइन ड्रॉप कर देंगे फिर ये करेंगे। वो लाइन ड्रॉप करता है इस जगह के लिए, फ्लैश टैंक के लिए, तो फचांग करना पड़ता है, बहुत फचांग। इसीलिए बोले कि मतलब ये आम घर में शायद ही लगे,
लेकिन मॉल सब में हो जाए, बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग में हो जाए, वहाँ सब में इस सब के पीछे लोग भागना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इसके सबसे साइड इफेक्ट का, वो कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि जो आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग में, कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें बहुत चीज लगता है, मतलब ये इतना चीज खाता है कि अमोनिया आपको लगे भैया अमोनिया तो बच्चे लोग का खेलने का चीज है, तो ये बहुत ज़्यादा फचांगे और इसके लिए पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। अमोनिया को हम लोग को हैंडल कर सकते हैं क्योंकि अमोनिया में प्रेशर नहीं होता है, वो भी आपका समझ लिए कॉपर या ब्रास नहीं छू सकता है, करोड़ कर देगा, लेकिन स्टील कर सकता है। लेकिन उसमें हाई प्रेशर स्टील नहीं चाहिए, नॉर्मल बेसिक स्टील आपको संभाल लेगा। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको वही कॉपर ब्रास नहीं करना है क्योंकि करोजन का इशू नहीं है, लेकिन इशू है प्रेशर का। तो आपको हाई प्रेशर स्टील लेना पड़ेगा जो काफ़ी महंगा पड़ता है पूरा, मतलब आपका सारा प्लम्बिंग अलग से करना है। दूसरा आपका सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए हाई प्रेशर में वो उतना आसान नहीं होता है, अरे कोई भी आया है एरा गरा है वो थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया कर लिया, वैसे नहीं होगा। इसको पूरी तरह से ट्रेन करना है क्योंकि अगर नहीं हुआ रिस्क है, फूटने उठने का रिस्क है, तो इसीलिए थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। और फिर ये समझिए कि इसमें जो वाल्विंग सिस्टम लगता है कि वो कहाँ से कितना वाल्व निकालना है, कहाँ से कितना गैस डालना है, वो माय गॉड बैंड बजा देगा। और आपका जो प्लम्बिंग है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये वाल्व सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देख सकते हैं कि भैया कितना लोड है, कौन सा वाल्व खुलेगा, कौन सा किधर जाएगा, फचांग के ऊपर फचांग है। और प्लम्बिंग के बारे में क्या ही बात करेंगे, मतलब हर जगह से आपको अलग अलग पाइप लाना पड़ रहा है कि भैया ये पाइप, मतलब अंदर समझ लिया आपका 4 मंजिला का मॉल था, नीचे तक गया, रेफ्रिजरेटर वाले सेक्शन में गया, फिर उससे वापस आ रहा है ऊपर कि भैया फ्लैश टैंक तो ऊपर रखा हुआ है, फ्लैश टैंक को वापस ठंडा करो। बहुत प्लम्बिंग लगती है, प्लम्बिंग के ऊपर प्लम्बिंग लगता है। और ये बहुत अच्छा काम करेगा। यूरोप में, जापान में ये सब काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं अगर एम्बियंट 30 डिग्री से कम है, जो कि इंडिया में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 30 डिग्री से कम है, जो कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं, तो वो लोग इस पर काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं कि भैया अगर वो कर दे तो वहाँ एक्चुअली कंडेंस हो पाता है 30 डिग्री। लेकिन हमारे लिए वो कंडेंस नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग ट्रांस क्रिटिकल के पीछे जा रहे हैं, सब सुपर क्रिटिकल के पीछे नहीं जा रहे। तो ट्रांस क्रिटिकल सिस्टम का जो सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि वो समझ गया कि भैया 30 डिग्री वो भी यूरोप में कुछ साल के बाद वो नहीं होगा, तो उनको सिस्टम चाहिए था जो हाई टेम्परेचर हैंडल कर सके। तो इसीलिए सुपर क्रिटिकल के जगह पे हम लोग ट्रांस क्रिटिकल में आ गए, जिसका फायदा है हायर हीट पे रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे वो हीट रिजेक्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि मतलब CO2 के लिए बड़ी बात नहीं है, बाकी सारे रेफ्रिजरेंट हाफ जाएंगे सिवाय अमोनिया को छोड़ के। अमोनिया उसके भी ऊपर चला जाता है, लेकिन बाकी कोई चीज़ इसको आसपास भी नहीं पहुंचता है। और इसमें समझिए इसका फ़ायदा ये होता है कि इतना हाई टेम्परेचर है, ये हीट रिकवरी पॉसिबल कर देता है। यानी कि बहुत सारे होटल हैं उनमें काफ़ी गर्म पानी चाहिए। अब रहा बात कि वो लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम को गर्मी क्यों नहीं निकालते, निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बहुत निकालने लगेंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाते हैं। और यहाँ पे वो टेम्परेचर बढ़ाने का टेंशन नहीं है, ये टेम्परेचर दबा के बढ़ा देता है। यही मतलब अगर मान लीजिए आपका सारे लोग को 60 डिग्री सेल्सियस का पानी चाहिए और आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोल रहा है कि भैया हम 45 पे बोलने लग जाएंगे, 50 पे बेयरली चल पाएंगे, ये बोल रहा है सर 60 क्या हम 70 दे देते हैं, 80 दे देते हैं, वो गर्म बहुत करता है, तो हीट रिकवरी पॉसिबल हो जाता है। आप उस हीट का क्या करते हैं वो आप पे, लेकिन कुछ कर सकते हैं, बाकी केसेस में नहीं कुछ कर सकते हैं, तो हीट रिकवरी पॉसिबल कर देता है। लेकिन हाँ, ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये है ही नहीं सिंपल सिस्टम के लिए। अगर कोई बोला मैंने बस एकदम नॉर्मल सा रेफ्रिजरेटर, सर बहुत फचाऊंगा, भले आपको डब्बा सिंपल लग रहा हो, लेकिन डब्बा के अंदर पाइपिंग, प्लम्बिंग, उसके ऊपर प्लम्बिंग, फचांग बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब फचांग लगता है। और ये मैजिक बुलेट नहीं है रेफ्रिजरेंट के मामले में, ये समझना बहुत ज़रूरी। तो इसीलिए इसे सिर्फ लार्ज कमर्शियल सेक्टर में, मतलब जहाँ ये सब फचांग कर सकें, लार्ज कमर्शियल सेक्टर में और बिल्डिंग सब में यूज़ हो सकता है। और इसके लिए कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स चाहिए, यानी कि जो आपके नॉर्मल रेफ्रिजरेंट वाला उन्हें दोबारा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जो कंपनी बेच रही है उनके पास जाके ट्रेनिंग लेके, अगर गवर्नमेंट इसके लिए ITI में कोई सेशन खोलता है तो उसको करना पड़ेगा। ये कोई भी मतलब ये आप ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं दे सकते, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब अगर इन प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। और अभी ये उतना मास प्रोडक्शन पे ही जितना बाकी सारा चीज़ है, तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसका, मतलब खर्चा भी आता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है। मतलब आपको बहुत सारे प्लम्बिंग को समझना पड़ेगा तब जाके अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है। मतलब एक भी मैंने इसका नहीं देखा जो सिंगल स्टेज है, सब एटलीस्ट 2 या 3 स्टेज है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हाई एम्बिएंट हीट रिजेक्शन है, जो इसको काफ़ी डिज़ायरेबल करता है। चलो बल्ले बल्ले, लेकिन कॉस्ट जो है इसका बहुत हाई है, और बोल रहे न्यू टेक्नोलॉजी है, सेफ्टी है, वो सब का मैनेज करने में बहुत आएगा। लेकिन अमोनिया अभी भी किंग है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। रेफ्रिजरेशन में अमोनिया से आगे कोई नहीं जाता, इसीलिए अमोनिया इसमें इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, क्योंकि अमोनिया 100 डिग्री सेल्सियस का आउटडोर में डंप कर देगा हीट, उसको टेंशन ही नहीं है। उसको बोले ना बाकी दुनिया गर्म हो रहा है, अमोनिया बोलेगा हटो यार, हुलू लुलू कर रहे हो हटो, वो 100 डिग्री संभाल लेगा। और उसमें जो कैपेसिटी है, जब वो लिक्विड बनेगा वो 1
1290 किलो जूल पर किलोग्राम खाता है, यानी कि उसका जो लिक्विड है, 1 लीटर भी लिक्विड है, वो बहुत एनर्जी खाएगा इवेपोरेट करने में। तो कैपेसिटी और टेम्परेचर उसको टेंशन ही नहीं लेना है, संभाल लेगा। लेकिन इसका एक फायदा आता है, अमोनिया लोग बिल्डिंग के अंदर नहीं रखना चाहते हैं, और अमोनिया का जो दूसरा साइड इफेक्ट है कि लिक्विड अमोनिया आपको हर जगह सर्कुलेट करना पड़ता है, वो लोग नहीं करना चाहते, भैया बिल्डिंग के अंदर अमोनिया मत लाओ, ठीक है। तो ये सिस्टम आएगा जिसे हम लोग कहते हैं कैस्केड रेफ्रिजरेशन। तो उसमें आइडिया यह है कि आपका अमोनिया का सर्किट है, जिसे लो चार्ज अमोनिया, जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, वो लो चार्ज अमोनिया बाहर रखा हुआ, पूरी तरह से आइसोलेटेड, आम पब्लिक नहीं, जैसे ट्रांसफार्मर होता है जिसके पास किसी को नहीं भेजा जाता है, वही वाला सिस्टम है। और वो कूल कर रहा है, मतलब समझिए उसका जो इवेपोरेटर है वो इसका कंडेंसर को कूल कर रहा है, और यहाँ कंडेंसर बोला जाएगा क्योंकि ये एक्चुअली -10 -20 डिग्री सेल्सियस करता है, तो यहाँ पे लिक्विड बन जाता है। तो वो लिक्विड बनेगा, CO2 रिसीवर बनेगा, और वो पूरा सर्कुलेट करेगा। और यहाँ पे ये फायदा है कि प्लम्बिंग की जरूरत नहीं है, पंप्स नहीं लगाने हैं, वो अपना प्रेशर पे चलता रहेगा। ये दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको वो बेनिफिट मिलता है, आइसोलेशन की, अमोनिया बाहर रहेगा, और CO2 का इफिशियंसी की, आप पूरा अंदर से गर्मी पूरा खींच के निकालते रहो। तो ये आप कर सकते हो, और इसका वही सबसे बड़ा फायदा वही हो जाता है कि अमोनिया जो खतरनाक चीज़ है बाहर है, CO2 जो इफिशिएंट है अंदर है, सेफ है। क्योंकि बोल रहे हैं मतलब प्रोपेन इसमें इससे बेटर होगा अगर आप प्रोपेन यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं चाहेंगे सर प्रोपेन मत डालो, और रहा बात बड़े कमर्शियल सेक्टर में बहुत प्रोपेन लग जाएगा, तो वो थोड़ा एक दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, अगर आप वो करना चाहते हैं तो अमोनिया चलाइए, और उससे लिक्विड पानी ही चलाइए डायरेक्ट, या अगर तब भी दो करना है तो दिक्कत वही, इसी कारण से CO2 के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि CO2 का फायदा ये होता है कि उसका एक पूरी बिल्डिंग में CO2 का ही पाइप जा सकता है। बाकी सारे केसेस में या तो आपको वाटर पंप लगा के ये करना होगा, लिक्विड कूलर्स चलाने पड़ेंगे, या तो CO2 डालिए। तो ये भविष्य में ऑप्शन है, लेकिन हाँ चांसेस बहुत कम है कि आपको कल ये घर में मिल जाए कि भैया CO2 लगाते हैं। अमीर लोगों की गाड़ी में ज़बरदस्ती का पोता हुआ है, बट चांसेस बहुत कम है कि इतना सिंप्लीफाई किया जा सके। और बोल रहे हैं इंडिया का टेम्परेचर में दिक्कत वही होता है कि ट्रांसक्रिटिकल के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। प्रेशर बढ़ाने के लिए जो ये आपका गैस कूलर है वो भी हाई प्रेशर होना चाहिए, तो काफ़ी लोड लगता है इस सब चीज़ पे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन CO2 रेफ्रिजरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।